नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में जैव विविधता को संरक्षित करने के या संरक्षित रखने के प्रमुख मेथड कौन कौन से हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानें, किन किन पॉइंट पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन कौन से मेथड है कंजर्वेशन के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन के प्रमुख उदाहरण क्या क्या हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के एडवांटेज क्या हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के डिसएडवांटेज क्या है। फिर हम लोग जानेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एक्स सीटू कंजर्वेशन का एडवांटेज क्या है, और फिर लास्ट में एक्स सीटू कंजर्वेशन के डिसएडवांटेज क्या है, कमियां क्या हैं। तो देखिए, कंजर्वेशन जो टर्म है, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, संरक्षित करना। तो मीनिंग क्या आ गया, कंजर्वेशन एक जो एक मेथड है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब जो तमाम पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उनके हैबिटाट को संरक्षित करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक, कंजर्वेशन या संरक्षण का मीनिंग क्या हो गया कि एक प्रक्रिया, एक विधि का नाम है जिसमें हम लोग अलग अलग विधियों का उपयोग करके पेड़ पौधे जीव जंतुओं को और उनके हैबिटाट्स को संरक्षित रखने का जो काम करते हैं। अब पेड़ पौधों को या उनके हैबिटाट को या जीव जंतुओं के हैबिटाट को संरक्षित करने का क्या लाभ है। तो जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बायोलॉजिकल, ए बायोलॉजिकल, जैविक और अजैविक जो दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर के बीच संतुलन होना आवश्यक है। और जितने भी बायोटिक फैक्टर हैं, सबका कुछ न कुछ उसमें क्या है, योगदान है। तो जैसे कोई भी बायोटिक या ए बायोटिक अगर फैक्टर अगर डिस्टर्ब होता है, उनके बीच जो कड़ी है वह ब्रेक होती है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वह ह्यूमन बीइंग को उसका पड़ेगा। तो इस कारण से अति आवश्यक है कि हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को, अपने इकोसिस्टम को सामान्य बना करके रखें। दूसरा था बायोडाइवर्सिटी क्या है, हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि अर्थ पे जो डिफरेंट प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। या किसी पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, माइक्रोब्स हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो हम लोग अपने इन्वायरमेंट को, अपने बायोडाइवर्सिटी को जितना हेल्दी रखेंगे तो उतने ज़्यादा हेल्दी समृद्ध क्या होगा, वह ह्यूमन बीइंग होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट होगा। तो इन्वायरमेंट को या जो बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित जो करने का दो मेथड है। पहले को हम लोग बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, मीनिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक वेल्थ इन देयर नेचुरल हैबिटाट, मतलब पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का संरक्षण उनके नेचुरल प्राकृतिक आवास में, तो इन सीटू कहलाएगा। और एक्स सीटू कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हो गया कि कंजर्वेशन अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतुओं को उनके नेचुरल हैबिटाट से इतर जा कर के कोई हम व्यवस्था करके उनको वहाँ पे हम संरक्षित करने का काम करें। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके तमाम सारे पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रमुख उपाय या तरीके या मेथड क्या क्या हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या बताया गया, कंजर्वेशन इज द, देखिए इसमें दो टर्म है, जो कि प्रिजर्वेशन एंड जो प्रोटेक्शन। मतलब कंजर्वेशन क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो बायोटिक मतलब कंपोनेंट है, उनको संरक्षित करना और उनको मतलब सुरक्षा देना, किसका काम है, कंजर्वेशन जो कि मेथड का। तो क्या बताएगा, कंजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटाट्स। अब हम एनिमल प्लांट को
संरक्षित तभी रख पाएंगे, प्रोटेक्ट तभी कर पाएंगे जब उनका हैबिटाट क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जब उनका हैबिटाट नहीं रहेगा जो सुरक्षित, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो विलुप्त होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं को और उनके हैबिटाट को संरक्षित करना ही, उनको बचाए रखना ही क्या है, कंजर्वेशन है। बायोडायवर्सिटी अभी हम लोग पढ़ें, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो विविध प्रकार के एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। अब मेथड की अगर हम लोग बात करें तो दो मेथड अभी तक दिए गए हैं या आइडेंटिफाई किए गए हैं, या इनको दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, जो तमाम सारे इसके मतलब अलग अलग जिसके मेथड हैं। तो टू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन है और एक सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मीनिंग कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जो बायोटिक जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, उनको उनके नेचुरल हैबिटाट में उनको संरक्षित करना। तो क्या बताया गया, इन सीटू कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स विद इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स। तो इन सीटू मतलब क्या हो गया कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, उनको प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। अब इसके प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से, देखिए एग्जाम्पल में केवल हम लोग नाम केवल यहाँ जानेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे। लेकिन कई बार एग्जाम में जैसे होता है कि नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब भी अलग से 2 नंबर 4 नंबर में दे देता है। तो एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इन सीटू कंजर्वेशन के। तो इसमें बताया गया, पहला नेशनल पार्क है, दूसरा बायोस्फीयर जो एक रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चौथा क्या है, सैक्रेड ग्रुप, और पांचवा कहीं कहीं वेट लैंड भी दिया हुआ है, आर्द्र भूमि जो होती है। तो अब इसमें जो ब्रैकेट में कुछ चीज़ें लिखी गई, इसका मीनिंग समझ लिया आप लोग। जैसे पहला, इन सीटू कंजर्वेशन का कॉमन मेथड क्या है, नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय पार्क हैं, तो वर्तमान समय में पूरे भारत में, पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत में 107 नेशनल पार्क हैं। इसके बाद कामा करके जो संख्या लिखी गई है, ये यूपी की बात है। तो उत्तर प्रदेश में एक जो कि नेशनल पार्क है, आप लोगों नाम सुनेंगे, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो इस समय भारत में 107 नेशनल पार्क हैं, और इनमें से एक जो होता है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दूसरा, बायोस्फीयर जो कि रिजर्व, तो वर्तमान में टोटल पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन इनमें से उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं आता है। तीसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वर्तमान में भारत में 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिनमें से 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं वह उत्तर प्रदेश में जो कि मौजूद है। मतलब टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या भारत में 573 है, जिनमें से 11 उत्तर प्रदेश में है। सैक्रेड ग्रुप जो बताया गया, सेक्रेट या सेक्रेड ग्रुप जो है, तो इनकी संख्या अगर देखा जाए लगभग 13,000 है पूरे भारत में, और 32 सेक्रेड ग्रुप जो है यहाँ पे भारत में, मतलब जो कि यूपी में, ठीक है, पाए जाते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से 4 नंबर में, एडवांटेज ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन अलग से एग्जाम में 5 नंबर में कई बार, 4 नंबर में कई बार पूछा हुआ है। मतलब कि पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को उनके नेचुरल हैबिटाट में संरक्षित करने के लाभ क्या क्या है, महत्व क्या क्या है। तो पहला क्या बताया गया कि फ्लोरा एंड फाना ग्रो इन नेचुरल हैबिटाट्स। फ्लोरा मतलब वनस्पतियाँ, फाना मतलब एनिमल। मीनिंग जब इन सीटू कंजर्वेशन के माध्यम से हम उनको प्रोटेक्ट करने का, संरक्षित करने का काम करते हैं, तो बताया कि नेचुरल हैबिटाट में, तो यहाँ पर पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में या उनके घर जैसा ही, एकदम घर ही उनके प्राकृतिक आवास में का जो मतलब नेचुरली हो, जहाँ से वह पहले से जन्म से ही क्या हो, मतलब पले बड़े हों। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको ग्रो करने के लिए नेचुरल हैबिटाट, प्राकृतिक आवास उनको मिल जाता है। दूसरा इसका लाभ है नेचुरल इवोल्यूशन एंड जो कि एडाप्टेशन। जब पेड़ पौधे, जीव जंतु अपने नेचुरल हैबिटाट में ग्रो करते हैं, तो उसमें जो इवोल्यूशन की प्रोसेस नेचुरली वो उसको फॉलो करेंगे, और नो ह्यूमन इंटरफेयर,
प्राकृतिक आवास में किसी प्रकार का मनुष्य का इंटरफेयर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर हम लोग पेड़ पौधों जीव जंतुओं को अगर हम लोग वहाँ पे ग्रो करा रहे हैं, अगर वहाँ पे मनुष्य का बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे गतिविधि आवागमन रहता है तो उनका नॉर्मल जो ग्रोथ है, जो ब्रीडिंग है, क्या होता है वहाँ पे प्रभावित होता है। तो मीनिंग क्या गया? दूसरा लाभ यह है कि इन सीटू कंजर्वेशन में पेड़ पौधे जीव जंतु जो होते हैं बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के नेचुरली ग्रो करते हैं और नेचुरली इवोल्यूशन या तमाम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। चूँकि जो नेचुरल जो मेथड है वह प्रकृति प्रदत्त एक तरीके से है, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों को स्थापित करने में बहुत खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर देखा जाए खर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉस्ट इफेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं। चौथा लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन। मीनिंग जो नेचुरल हैबिटाट आवास होता है वो एक बहुत बड़ा भूभाग होता है, तो बहुत बड़े भूभाग में नंबर ऑफ प्लांट या नंबर ऑफ एनिमल क्या तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब प्राकृतिक आवास में अधिक से अधिक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हम आसानी से संरक्षित कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पांचवा है मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो अपने नेचुरल हैबिटाट में ग्रो करते हैं तो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, बनी रहती, मतलब कि तमाम विविध प्रकार के जेनेटिकली डिफरेंट अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होते हैं वहाँ पर डेवलप होते हैं। तो जो उनकी आनुवांशिक विविधता होती है वो मेंटेन होती है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ने से क्या लाभ होता है कि हमें आनुवांशिक रूप से विविध प्रकार की जातियाँ मिलती हैं। तो जो हमारा बदलता इन्वायरमेंट है उसमें वो एडजस्ट करने में अपने आप को फिट बैठने में सफल होते हैं। जो जातियाँ उसमें एडजस्ट होगी सफल होगी वह बनी रहेंगी, जो एडजस्ट नहीं होगी वह धीरे धीरे डिसअपियर होती रहेंगी। तो मतलब क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में बढ़ने से एडवांस और ज़्यादा एडवांस जातियाँ क्या आती बनती रहती हैं जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार फिट बैठती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हाई जो कि रिकवरी, ठीक है, पोटेंशियल। जब हम पेड़ पौधों को जीव जंतुओं को नेचुरल हैबिटाट में ग्रो कराते हैं तो उनका जो रिकवरी दर होता है वो भी क्या होता है बेहतर होता है, क्योंकि जब उनको हम उनके नेचुरल उनके मनमाफिक एरिया में ग्रो कराएंगे वो अपने स्वभाव के अनुसार ग्रो करेंगे रहेंगे, तो जो उनकी रिकवर करने की पोटेंशियल, ऐसे कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बाय द वे एकदम विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनकी संख्या जो बहुत कम हो गई है, अगर उनको हम नेचुरल हैबिटेट देंगे तो उनका रिकवरी रेट जो होगा वह रिकवर करने की क्षमता जो होगी वह बहुत बेहतर बहुत अच्छी होगी। सातवां पॉइंट है साइंटिफिक रिसर्च। देखिए जितने इन सीटू कंजर्वेशन स्थल हैं वह वर्तमान में अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक अध्ययन के भी क्या है बहुत बड़े केंद्र हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन था कि वहाँ पर ऐसी तमाम सारी मतलब सुविधाएं होती हैं कि जो नए नए जो स्टूडेंट हैं जो मतलब स्कॉलर हैं जो मतलब पीएचडी कर रहे हैं या प्लांट आइडेंटिफिकेशन एनिमल आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई वर्क है तो वहाँ पर जा कर के अच्छे ढंग से वह इस सब चीज़ों को कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि वो ये जो इन सीटू कंजर्वेशन मेथड ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लार्ज नंबर में पेड़ पौधे जीव जंतु हमें अवेलेबल होते हैं और वहाँ जो गाइड होते हैं वो आसानी से हमें आइडेंटिफाई करने में, उनके फीचर को बताने में या तमाम सारे साइंटिफिक रिसर्च करने में वो हेल्प करते हैं। आठवां बैलेंसिंग इकोसिस्टम। अब देखिए जैसे जैसे हमारा बायोडाइवर्सिटी रिच होगा, पेड़ पौधे जीव जंतु हेल्दी रहेंगे, तो जो हमारा इकोसिस्टम होगा वह बिल्कुल बैलेंस होगा। और इकोसिस्टम हमारा जितना बैलेंस होगा तो इस जो कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम का मनुष्य को या उसमें जो तमाम जीव जातियाँ हैं लिविंग हैं उनको सबको क्या होता है लाभ मिलता है। और नौवां पॉइंट है लेस एक्सपेंसिव। इन सीटू कंजर्वेशन मेथड क्या है बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है, ये आसानी से मैनेज हो सकता है, एक लाभ हो गया। और 10वां है इजी टू मैनेज। अब कोई भी जो कि सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगने वाला है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता नहीं है, तो क्या उसको हम लोग आसानी से एक अच्छी क्वालिटी में मैनेज कर सकते हैं या उसके रख रखाव को कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया जो कि एडवांटेज ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। अब देखिए इसके दोनों के डिसएडवांटेज को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन मेथड क्या है। अभी हम लोग इन सीटू पढ़े। इन सीटू कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हो गया कि इट इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोटिक वेल्थ अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट्स। मतलब इन सीटू कंजर्वेशन का मीनिंग ये हो गया कि पेड़ पौधों जीव जंतुओं का संरक्षण, उनका प्रोटेक्शन
नेचुरल हैबिटाट से अलग हम कोई प्रॉपर व्यवस्था करके वहाँ पे उनको संरक्षित करें, उनको प्रोटेक्ट करें, तो ये क्या कहलाता है, एक सिटू कंजर्वेशन मेथड। अब एक सिटू कंजर्वेशन मेथड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जूलॉजिकल पार्क हैं, जो कि बोटेनिकल गार्डन हैं, सीड बैंक हैं, जीन या डीएनए बैंक हैं, एक्वेरियम है और क्रायो प्रिजर्वेशन। देखिए आप लोग तमाम सुनेंगे जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, तो जूलॉजिकल पार्क में स्पेशली क्या आता है कि तमाम प्रकार के एनिमल को हम लोग संरक्षित करके रखते हैं। उसमें कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो लगभग विलुप्ति के कगार पर होते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होती है। तो जूलॉजिकल पार्क में उनके रखने का एक लाभ ये मिलता है कि एक लिमिटेड एरिया में वो रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनमें जो ब्रीडिंग की प्रोसेस वो नॉर्मली होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी जानवर है, जंगली जानवर है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी पॉपुलेशन अगर बहुत कम हो गई, तो हम लोग एक उसके लिमिटेड एरिया में उसको हम लोग कैद करके रखते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो मेल फीमेल होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं, तो जिससे क्या होता है, ब्रीडिंग के माध्यम से उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होता है, कुछ सालों में नॉर्मल हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन स्पेशली क्या, इसमें हम लोग जो कि तमाम प्रकार के पेड़ पौधों को संरक्षित करके रखते हैं, उनसे संबंधित जो रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन, तमाम सारे अध्ययन जो कि वहाँ पर आसानी से करते हैं। तो जिससे क्या होता है, धीरे धीरे सेम वैसे ऐसे जो कि पेड़ पौधे जो विलुप्ति के कगार पर, जिनकी बहुत संख्या कम है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मनुष्य के या जो वर्कर हैं उनके देख रेख में उनकी संख्या क्या आती बढ़ती है, और तमाम सारे जो कि प्रोपेगेशन मेथड का यूज करके हम लोग कम समय में बहुत आसानी से उनको दोबारा से रिकवर कर लेते हैं। सीड बैंक एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक स्टोरेज हाउस है जहाँ पर हम लोग सीड को लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। तमाम ऐसे प्लांट हैं जो कि मैक्सिमम एरिया से अगर जो कि विलुप्त हो चुके हैं या किसी दूसरे कंट्री में है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सीड वहाँ पे उसको मंगा करके उसको संरक्षित करके रख सकते हैं, फिर उस सीड के माध्यम से उस पौधे को दोबारा से हम लोग जो कि रिकवर कर सकते हैं। जीन बैंक या डीएनए बैंक वही मीनिंग है, सिर्फ तमाम सारे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, तो उनमें हम उनके स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को हम लोग जो है कि स्टोर करके रख सकते हैं, सेल को स्टोर करके रख सकते हैं, टिश्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, जिनके अंदर रीजनरेशन की या ग्रोथ की क्या हो, पावर हो, और उनका उपयोग करके उनको दोबारा से रिकवर करते हैं। एक्वेरियम विशेषकर क्या जो जली ऑर्गेनिज्म है या जो जली प्लांट है, उनके लिए हम लोग जो कि एक्वेरियम हाउस का फॉर्मेशन करते हैं और उनको वहाँ पे हम संरक्षित करके लंबे समय तक रख सकते हैं, वहाँ से उनका रीजनरेशन भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि क्रायो प्रिजर्वेशन। देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन एक लेटेस्ट साइंटिफिक जो कि तकनीकी है, जिसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कि डीएनए को, स्पर्म को, एग सेल को, एम्ब्रियो सेल को आसानी से लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं, और फिर आवश्यकता अनुसार उसका यूज करके हम जो पेड़ पौधे ऑर्गेनिज्म उनकी संख्या को दोबारा से प्राप्त करते हैं या फिर रिकवर करते हैं। अब प्रश्न आता है कि एडवांटेज ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। अगर हम पेड़ पौधे जीव जंतुओं को इन सिटू कंजर्वेशन में संरक्षित करें तो इसका लाभ क्या क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट। अगर कोई प्लांट या एनिमल ऐसा है, ऑर्गेनिज्म जो लगभग विलुप्ति के कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर खड़ा, उसके वर्ज पे खड़ा, लाइन पे खड़ा है, तो हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन मेथड में उसकी प्रॉपर केयर करके, एक्सट्रीम केयर करके उसको हम लोग कम समय में दोबारा से उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ही बताया गया कि इमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट, मतलब एक्सटिंक्ट होने से उसको हम लोग कम समय में आसानी से बचा सकते हैं। दूसरा है जो कि प्रिवेंट एक्सटिंक्शन, किसी भी प्लांट या एनिमल को विलुप्त होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर वो नेचुरल हैबिटाट में होते हैं तो नेचुरल हैबिटाट का दायरा क्या आता है, बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे केसेज में क्या होता है कि सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं को हम लोग वहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ध्यान नहीं रख सकते हैं। लेकिन इन सिटू कंजर्वेशन क्या एक पर्टिकुलर एक तरीके से लिमिटेड एरिया होता है, तो वहाँ पर जो विविध प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनको हम विशेषकर ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को पेड़ पौधों के यहाँ पे ला के रखते हैं या ग्रो कराते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है या जिनको उम्मीद है कि भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर हैं, तो हम प्रॉपर देख रेख में, केयर में उनको हम आसानी से एक्सटिंक्ट होने से बचा लेते हैं, मतलब इनकी संख्या को दोबारा से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम। देखिए एक बहुत बड़ा लाभ है, महत्व ये भी है इन सिटू कंजर्वेशन का। जैसे कई बार है
कि कोई जंगली जानवर है, शेर है, एलिफेंट, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी पॉपुलेशन क्या हो कि एकदम लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, तो अगर जब भी अपने नेचुरल हैबिटाट में होते हैं तो नेचुरल हैबिटाट का दायरा इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर जो मेल फीमेल हैं वह उनका एक तरीके से इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है, या कई बार होता है कि इंटरेक्शन के सर्च में उनका कोई शिकार कर लिया, कोई दूसरा जानवर उनको मार के खा गया, तो इससे क्या तो उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाती है और वहाँ पे उनका प्रॉपर मतलब केयरिंग भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में क्या है कि ऐसे जो मतलब जंगली जानवर हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, तो उनको एक तरीके से हम क्या करते हैं, एक C2 कंजर्वेशन मतलब एक कैद में, एक लिमिटेड एरिया में हम लोग रखते हैं। अब एक लिमिटेड एरिया में अगर 2-3-4 मेल 2-3-4 फीमेल को हम लोग छोड़ दें, या किसी लिमिटेड एरिया में एक मेल 4-6-10 फीमेल को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो आपस में इंटरेक्ट होंगे और उनमें ब्रीडिंग को बढ़ावा मिलेगा और आसानी से हम बहुत कम समय में उनकी पॉपुलेशन को, उनकी जनसंख्या को जो रिकवर कर सकते हैं, या दोबारा से फिर अब जैसे से उनकी जनसंख्या बढ़ती जाए वहाँ से उनके ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या करें, कलेक्ट करते जाएं, और जैसे वो थोड़ा सा बड़े हो जाएं देख रेख में, फिर उनको हम क्या करें, उनके नेचुरल हैबिटाट में छोड़ते जाएं, तो जिससे क्या उनकी संख्या दोबारा से मेंटेन हो जाएगी। इसमें चौथा पॉइंट है स्पीसीज री इंट्रोड्यूस। अगर कोई स्पीसीज बाय द वे विलुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है, उसके सीड हमें या उसके जीन DNA कहीं से अगर ये पार्ट कोई अगर हमें जो कि मिल जाता है, तो ऐसे स्पीसीज को हम दोबारा से यहाँ पर ग्रो करा के देख रेख में इसको फिर से री इंट्रोड्यूस वहाँ पे कर सकते हैं। पांचवा है साइंटिफिक रिसर्च, अभी बताया गया। तो साइंटिफिक रिसर्च का मीनिंग होगा जब एक C2 कंजर्वेशन मेथड है वहाँ पर हाई टेक की जो कि लेबोरेटरी भी आजकल क्या उपलब्ध है, तो इस लेबोरेटरी में आसानी से हम जो है कि किसी भी प्लांट या एनिमल से रिलेटेड कोई साइंटिफिक वर्क है तो उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को जान सकते हैं, उसमें ब्रीडिंग प्रोसेस को जान सकते हैं, पेड़ पौधों को हम कैसे बेहतर ढंग से प्रोपेगेट कराएँ, कैसे उनको हम आइडेंटिफाई कराएँ, ये तमाम सारी चीज़ों को हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। और छठा पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल जो ठीक है प्रिजर्वेशन, मतलब यहाँ पर हम पेड़ पौधे जीव जंतुओं के आनुवांशिक पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो DNA है, तो DNA ही क्या है, उसके जीवन का एक तरीके से भौतिक आधार है जो उसको ग्रोथ करने में या फिर नेक्स्ट जनरेशन को ले आने में हेल्पफुल होता है। तो हम जो है कि एक C2 जो कंजर्वेशन में पेड़ पौधे जीव जंतुओं के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं उनके वंश वृद्धि के लिए। और सातवां पॉइंट है एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। एक C2 कंजर्वेशन के माध्यम से हम लोगों को इससे रिलेटेड शिक्षा भी दे सकते हैं, शिक्षित भी कर सकते हैं और उनको जागरूक भी कर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस। किसी भी चीज़ के बारे में अगर जैसे कई बार है कि लोग किसी भ्रांति में आकर के शेर को या जो इस प्रकार के अन्य जंगली जानवर उनको मार दे रहे हैं शिकार के उद्देश्य से, पैसे के उद्देश्य से, या जैसे हाथी होती में तो उनमें वो क्या करते हैं सींग या अन्य प्रोसेस के दांत के लिए उनको मार के ख़त्म कर देते हैं। या कई बार ये भी होता है कि बहुत सारी जो मतलब दवाएं होती हैं मतलब मार्केट में आती हैं, तो उनमें ये होता है कि मनुष्य में उनके जो कि पोटेंशियल को इनके स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा मान्यता है कि तमाम सारे ऐसे केमिकल या कुछ पदार्थ है जो जंगली जानवर शेर इन सब से प्राप्त होते हैं। तो इस भ्रांति में भी लोग क्या करते हैं जंगली जानवरों की हत्या कर देते हैं। तो हम क्या करें, सरकार का हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग क्या करें, पब्लिक को इन सब तमाम सारे भ्रांतियों से क्या करें, उनको हम जागरूक करें और ये बताएं कि नहीं पेड़ पौधों से जीव जंतुओं से मनुष्य के जीवन को कितना अगर उनको मारते हैं ख़त्म करते हैं तो उनका जीवन खतरे में आएगा, उससे ज़्यादा हम लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा। तो उसके लाभ हानि को लोगों को हम समझाएं, लोगों को जागरूक करें, तो इससे भी क्या होगा कि इनकी संख्या को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और आठवां पॉइंट है जो कि प्रिजर्विंग एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो जातियां मतलब जो विलुप्त हो चुकी हैं उनको भी हम यहाँ पे संरक्षित कर सकते हैं। अब देखिए जो दो हेडिंग है डिसएडवांटेज है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि एक C2 कंजर्वेशन की कमियां क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है एक C2 कंजर्वेशन का है। तो डिसएडवांटेज ऑफ एक C2 कंजर्वेशन क्या कमियां हैं, पहला है हाई कास्ट।
क्योंकि जो इन सीटू कंजर्वेशन मेथड वह अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटाट से इधर जाकर के हम लोग कोई ऐसा एरिया डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इन सीटू कंजर्वेशन मेथड थोड़ा सा कास्टली पड़ता है, इसकी कास्टिंग हाई होती है। तो इस केस में क्या होता है कि ये थोड़ा सा महंगा या कास्टली पड़ता है इसका ये जो संरक्षण मेथड। लिमिटेड जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, चूँकि स्पेस लिमिट होता है, एक मतलब निश्चित एरिया होती है इन सीटू कंजर्वेशन में, इस इसमें विविध प्रकार के जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उनकी लिमिट होती है, मतलब अनलिमिटेड हम उनको न ग्रो करा सकते न वहाँ पे रख सकते हैं। तीसरा कमी है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मीनिंग ये हो गया, देखिए एक चीज़ सामान्य सी बात है कि अगर कोई भी जंगली जानवर नेचुरल हैबिटाट में जंगल में एक बहुत बड़े भूभाग में एरिया में है, तो वह नेचुरली अकेले में जब उनमें जो मतलब ब्रीडिंग प्रोसेस होती है तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाती है। कई बार होता है कि अगर उनको हम एक लिमिटेड एरिया में बांध के रखें और वहाँ पर क्या होता है कि जंगली जानवरों में जो ब्रीडिंग प्रक्रिया होती है उनमें वो जनरली क्या होती है, डिप्रेशन की समस्या, या एक तरीके से कहें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म देखा गया, ऐसे ऑफस्प्रिंग जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते तो उनमें तमाम सारे डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म अगर कहीं खुले में है, मतलब नेचुरली है, तो उनमें जो ब्रीडिंग प्रोसेस होती है नॉर्मली और नेचुरली होती है। और अगर कहीं पर ऐसा एरिया हो जहाँ पर तमाम सारी हलचल और डिस्टर्बेंस हो, तो ऐसे जगह पर क्या होता है कि नेचुरली ब्रीडिंग प्रोसेस वो नहीं कर पाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रीडिंग जो कि इन ब्रीडिंग जो कि डिप्रेशन। तो इससे जो नई जातियाँ ऑफस्प्रिंग आती हैं उनमें तमाम सारा डिफेक्ट देखने को मिलता है। लॉस ऑफ नेचुरल जो कि बिहेवियर, जब हम पेड़ पौधे जीव जंतुओं को आर्टिफिशियल स्थान, मतलब उनके नेचुरल हैबिटाट से अलग हम ऐसा कोई एरिया बना करके नेचुरल कंडीशन देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो नेचुरल बिहेवियर होता है पेड़ पौधों का, ऑर्गेनिज्म को, वह क्या होता है, वह धीरे धीरे लॉस होता है, ख़त्म होता है। पांचवा पॉइंट है डिजीज स्प्रेड। कई बार होता है कि पेड़ पौधों जीव जंतुओं को हम लोग एक लिमिटेड एरिया में ग्रो कराते हैं, तो इसमें समस्या होती है कि अगर कोई डिजीज, कोई रोग किसी कारण से अगर फैलता है तो बहुत बड़े लेवल पर इसमें नुकसान हो जाता है, या ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। और अगला पॉइंट है न्यूट्रिशनल चैलेंजेज। देखिए ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जब हम एक तरीके से आर्टिफिशियल कंडीशन देते हैं, उसमें नेचुरल कंडीशन देने का प्रयास करते हैं आर्टिफिशियली, तो ऐसे केसेस में वहाँ पर जितने पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनको न्यूट्रिशन की, भोजन की समस्या उत्पन्न, क्योंकि अगर कोई भी जंगली जानवर पेड़ पौधा है तो जब वह इन सीटू कंजर्वेशन नेचुरल हैबिटाट में, तो बहुत बड़ा लंबा एरिया हो तो वह आसानी से क्या करते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन, भोजन, पानी उनको सब मिलता रहता है। लेकिन जब उनको हम आर्टिफिशियल कंडीशन में नेचुरल कंडीशन देने का प्रयास करते हैं तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि उनको भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, अन्य जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनके लिए उनमें कई बार संघर्ष करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो एक प्रकार से क्या है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना ये हम लोगों के लिए एक चैलेंज का विषय बन जाता है। और लास्ट है लॉस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। जब हम किसी प्लांट को या किसी जो कि एनिमल को आर्टिफिशियल मीडियम में कैद करके रखेंगे या लिमिटेड एरिया में उसको ग्रो कराने का प्रयास करेंगे, तो जो उनमें इवोल्यूशन की नेचुरल प्रोसेस है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको जब नेचुरल इन्वायरमेंट, हम नेचुरल कंडीशन नहीं दे पाएंगे तो उनमें नेचुरल प्रोसेस जो है डेवलपमेंट की वो देखने को नहीं मिलेगी। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पर कि डिसएडवांटेज ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। जो पहला इन सीटू कंजर्वेशन है, मतलब ऑर्गेनिज्म को या पेड़ पौधे जीव जंतु उनको हम प्राकृतिक आवास में ग्रो कराएं, तो इनमें भी कुछ कमियां देखने को मिली हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन में कमियां क्या, पहली पॉइंट है हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। कई बार होता है कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है उनमें भूभाग तो बड़ा है लेकिन उनमें उनका हैबिटाट का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु केवल हैं, कुछ एरिया में दूसरे प्रकार के जंगली जानवर हैं, कुछ एरिया में दूसरे प्रकार के क्या पेड़, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो एरिया है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, तो यहाँ पर पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है। दूसरा है इनसफिशिएंट एरिया। अब वही है कि जब कोई पर्टिकुलर हैबिटाट या भूभाग अलग अलग फ्रेगमेंट पे, टुकड़ों में अगर बांट दिया जाएगा तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को ग्रो करने के लिए, घूमने टहलने के लिए, विचरण करने के लिए पर्याप्त एरिया नहीं मिल पाता है। मतलब वहाँ पे एरिया की, जगह की कमी पड़ जाती है। और तीसरा है इन्वेसिव स्पीसीज इम्पैक्ट। ऐसी जगहों पर जो विदेशी जातियाँ हैं
तमाम सारा, अब चाहे एनिमल से रिलेटेड हो चाहे प्लांट से रिलेटेड हो, तो विदेशी जातियों का आक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कई बार होता है कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं की जो फॉरेन जातियाँ होती हैं, विदेशी जातियाँ होती हैं, वो हमारे नेचुरल जातियों को क्या करती हैं, धीरे धीरे डिग्रेड कर देती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं। तो एक इसका भी क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और चौथा है जेनेटिक डिग्रेडेशन। जब उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर एरिया नहीं मिलेगा, तो उनमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो बढ़ नहीं पाती है। तो जब जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब सिमिलर टाइप के जब पेड़ पौधे या जीव जंतु मतलब डेवलप होंगे, तो वो बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जेनेटिक विविधता घटती जाएगी और ऐसे ऑर्गेनिज्म की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाएगी और एक समय आएगा को विलुप्त हो जाएंगे। और अगला है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की भी एक बहुत बड़ी समस्या कि इन सीटू जो मतलब कंजर्वेशन है, वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेज या परिवर्तन की समस्या भी देखने को मिलती है, जिसका मैनेजमेंट बहुत आसानी से नहीं होता है। और छठा पॉइंट है इलीगल एक्टिविटी। देखिए इलीगल एक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर पेड़ पौधों जीव जंतुओं को हम लोग उनके नेचुरल हैबिटाट में अगर मतलब अलाउ करते हैं ग्रो कराने के लिए, तो जो नेचुरल हैबिटाट होते हैं वहाँ पर जो तरीके से केयरिंग जो देखभाल होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो जब देखभाल प्रॉपर नहीं होता तो उसमें क्या था, बहुत सारे मनुष्य जो हैं, हम लोग हैं, वो वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी मतलब उनकी जैसे हंटिंग करना, शिकार करना, किसी अन्य पर्पस उनको मारना, तो इससे भी क्या होता है कि हमारा इकोसिस्टम जो होता है वह धीरे धीरे डिग्रेड होता है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को 1 मिनट में समरी के रूप में देखें, तो देखिए हेडिंग क्या था, मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब जैव विविधता को संरक्षित करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि कंजर्वेशन क्या है। तो कंजर्वेशन एक प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें हम लोग पेड़ पौधे जीव जंतुओं को या जो बायोटिक वेल्थ है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने का और संरक्षित करने का काम करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। संरक्षित करने के जितने मेथड हैं उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मीनिंग बताया गया कि पेड़ पौधों को जीव जंतुओं को उनके नेचुरल हैबिटाट में ग्रो कराना। तो जब हम नेचुरल हैबिटाट में ग्रो कराएंगे तो क्या लाभ मिलेगा कि पेड़ पौधे जीव जंतु जो होंगे वो अपने नेचुरल गति से ग्रो करेंगे। जब नेचुरल गति से ग्रो करेंगे तो वहाँ पे मनुष्य का इंटरफेयर नहीं होगा। जब मनुष्य का इंटरफेयर नहीं होगा तो उनका जो विकास होगा वह इवोल्यूशन के आधार पर वो क्या करेंगे, वो जो कि उनका ग्रोथ होगा, ब्रीडिंग उनमें बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी रहेगी, तो आने वाली ऑफस्प्रिंग क्या होगी, हेल्दी होगी। और दूसरा जो मेथड बताया गया एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन का मीनिंग ये बताया गया कि पेड़ पौधों जीव जंतुओं का संरक्षण नेचुरल हैबिटाट से अलग, मतलब हम उनके लिए एक अलग से नेचुरल हैबिटाट की तरह ही एरिया को डेवलप। जैसे एग्जांपल में क्या होता है, तमाम जो जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन है, मतलब किसी एरिया में पहले से वहाँ जूलॉजिकल पार्क एरिया नहीं है, गार्डन नहीं है, लेकिन उस एरिया को हम चिन्हित करके वहाँ पर चहार दीवारी बना करके क्या करें, उसको हम लोग नेशनल है कि उसको जो जूलॉजिकल पार्क बोटेनिकल गार्डन घोषित कर दे रहे हैं। और उस चहार दीवारी के अंदर उस पेड़ पौधे जीव जंतु को ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको नेचुरल हैबिटाट नहीं मिल पाता है। तो मीनिंग क्या हो गया कि पेड़ पौधों जीव जंतुओं को नेचुरल हैबिटाट से इतर नेचुरल हैबिटाट दे करके उनको ग्रो कराने का प्रयास क्या कहलाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो जब हम जीव जंतुओं को पेड़ पौधों को नेचुरल हैबिटाट नहीं देंगे तो ऐसे एरिया में जब वो ग्रो करेंगे तो वह उनका ग्रोथ नॉर्मल नेचुरल नहीं होगा। दूसरा है कि वहाँ पे हमेशा मनुष्य का इंटरफेरेंस रहता है, तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं की ग्रोथ वैसे भी उससे मतलब डिफेक्टिव रहेगी। जब तीसरी समस्या इसमें देखा गया जो कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में इनब्रीडिंग की समस्या, जितने भी जंगली जानवर भी उनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उनमें क्या होता है कि ब्रीडिंग के दौरान क्या करते हैं, वो एकांत चाहते हैं, एकदम फ्री इन्वायरमेंट हो। लेकिन जब लिमिटेड एरिया होता तो लिमिटेड एरिया होने के कारण क्या होता है कि उनको फ्रीली एक तरीके से ऐसा एरिया नहीं मिलता जिससे वह स्वतंत्र पूर्वक क्या करें, ब्रीडिंग कर सकें। तो ऐसे केसे में समस्या को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से जो ऑफस्प्रिंग आती हैं उनमें तमाम जो तरीके का डिफेक्ट, जैसे मुख्य रूप से एग्रेसिवनेस, इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखने को मिलती है। तो
ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो को आप लोग बिना स्किप करके ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई अगर प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे क्या हमें एक फीडबैक मिलता रहे और हम ऐसे ही आपके लिए तमाम सारे जो अन्य जो विषय हैं उस पर वीडियो सरल से सरल भाषा में बनाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।